Hello everybody, I'm Poonam Singh, the faculty of KCMT. Today we are talking about micro teaching. So, first we should know about the micro teaching. What is a micro teaching? Micro teaching is a method of teacher training, or you can say teaching technique. It simplifies the complex teaching process so that the student teacher can cope with it. It's scaled down teaching encounter. Micro teaching reduced in class size, concept, time and number of pupils. अर्थात माइक्रो टीचिंग, जिसको हम सूक्ष्म शिक्षण कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ है बहुत छोटा शिक्षण, अर्थात बहुत कम समय का शिक्षण, जो कि 10 से 13 विद्यार्थियों के समूह को 5 से 10 मिनट तक किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी तकनीकी है जो शिक्षकों में टीचिंग स्किल्स को डेवलप करके उन्हें शिक्षण में दक्षता विकसित करने का प्रयास करती है। यह व्यवहारिक शिक्षण की प्रयोगशालीय प्रविधि है। यह एक नवीन शिक्षण प्रविधि है जिसका डेवलपमेंट 20th सेंचुरी में हुआ था। सूक्ष्म शिक्षण टीचिंग की एक ऐसी प्रविधि है जिसके माध्यम से शिक्षकों को छोटे से छोटे व्यवहार में दक्षता विकसित करने के लिए डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि वो टीचर्स इफेक्टिव टीचिंग कर सकें। Now we should know about the general teaching skills. The general teaching skills are stimulus variation, set induction, closure, silence and non-verbal cues, reinforcement of student participation, fluency in asking questions, probing questions, higher order questions, divergent questions, recognizing attending behavior, illustrating and use of examples, lecturing, planned repetition, completeness of communication. सबसे पहले बात करते हैं स्टिमुलस वेरिएशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है उद्दीपन विषमता। इस कौशल से तात्पर्य है कि शिक्षक जानबूझकर शिक्षण क्रियाओं को बदलता है जिससे छात्रों का ध्यान पाठ्य वस्तु में वह केंद्रित करा सके। सेकंड नंबर, सेट इंडक्शन यानी विन्यास प्रेरणा। इस कौशल की आवश्यकता पाठ प्रारंभ करने के समय होती है, जिससे कि शिक्षक छात्रों के समूह को अपने पाठ की ओर उनके ध्यान का ओरिएंट करा सके। मेनली ये ओरिएंटेशन के लिए ये स्किल यूज होता है। थर्ड बात करते हैं क्लोजर यानी समीपता की। इस कौशल से तात्पर्य उन क्रियाओं से है जिनसे शिक्षक पाठ्य वस्तु का संक्षेपीकरण करके नवीन पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करता है। नेक्स्ट है साइलेंस एंड नॉन वर्बल क्यूज यानी मौन व अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया। यानी कक्षा में शिक्षक शाब्दिक अंतः प्रक्रिया के साथ अशाब्दिक अंतः प्रक्रिया के लिए कुछ संकेत या हाव भाव या कुछ इशारे, इस तरीके के जो हाव भाव वो यूज़ करता है, वो छात्रों को शिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए करता है। नेक्स्ट, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन कौशल। छात्रों के व्यवहारों की प्रशंसा करना तथा उनकी अनुक्रियाओं को स्वीकार करना, मान्यता देना, इससे छात्रों को शिक्षण क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट है फ्लुएंसी इन आस्किंग क्वेश्चन यानी प्रश्नों की प्रभावशीलता। कक्षा शिक्षण काल में पाठ्यवस्तु से संबंधित एक क्रमागत से शिक्षक जितने अधिक प्रश्न पूछता है उतनी ही छात्रों की अनुक्रियाओं को अधिक से अधिक अवसर मिलता है। नेक्स्ट है प्रॉबिंग क्वेश्चंस यानी खोजपूर्ण प्रश्न। कक्षा शिक्षण काल में शिक्षक जब प्रश्न पूछता है और छात्र प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ नहीं होते,
तब शिक्षक ऐसे प्रश्न करता है जिनसे उन प्रश्नों के उत्तर देने में सहायता मिलती है। ऐसे क्वेश्चंस को हम प्रॉबिंग क्वेश्चंस कहते हैं। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजिंग एंड अटेंडिंग बिहेवियर, यानी छात्र व्यवहार का अभिज्ञान। एक प्रभावशाली शिक्षक अधिक संवेदनशील होता है कि छात्रों के लिए कौन सी क्रियाएं रुचिकर हैं तथा कौन सी रुचिकर नहीं हैं। इसलिए रुचिकर क्रियाओं को छात्रों के व्यवहार के आधार पर पहचान लेना और उन्हीं का अधिक उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी दृष्टांत देना और उदाहरणों का प्रयोग करना। पाठ्य वस्तु को स्पष्ट करने के लिए शिक्षक दृष्टांत तथा उदाहरणों का प्रयोग करता है और छात्रों को उससे सीखने में सुगमता होती है। नेक्स्ट है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी शिक्षक जब ऐसे कथनों का प्रयोग करता है जिससे कि तथ्य को समझने में आसानी हो सके, तो इसको हमें उसकी व्याख्या करनी पड़ती है। ऐसे स्किल को हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड। इस कौशल के लिए आवश्यक ये होता है कि श्यामपट्ट पर सुलेख लिखना, आकृतियां बनाना, जिससे कि प्रेजेंटेशन को और प्रभावशाली बनाया जा सके। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड, यानी दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग। इस कौशल से शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग सफलता प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि टीचिंग को और इफेक्टिव बनाया जा सके। नेक्स्ट है लेक्चरिंग स्किल, यानी प्रवचन कौशल। यह कौशल पाठ्य वस्तु के प्रभावशाली प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक होता है, जिससे शिक्षक समुचित प्रविधियों व युक्तियों का प्रयोग करके टीचिंग को इफेक्टिव बना सके। नेक्स्ट है प्लान रिपीटिशन, यानी नियोजित पुनरावृत्ति। यह अधिक शक्तिशाली शिक्षण कौशल है जिससे शिक्षण के अंत में अध्यापक महत्वपूर्ण बिंदुओं को नियोजित रूप में पुनरावृत्ति कर सके। नेक्स्ट एंड लास्ट है कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण की पूर्णता का कौशल। शिक्षण के समय प्रत्येक अवस्था में इस कौशल का आवश्यक होती है, जिससे कि शिक्षक जो भी कुछ कहना चाहता है उसे शुद्ध रूप में छात्रों तक पहुंचा सके। इसे ही कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है। बात करते हैं हम माइक्रो टीचिंग प्रोसेस की। इन दिस प्रोसेस क्लास साइज reduced to about 5 to 10 pupils, and in this process the length of lesson reduced to about 5 to 10 minutes, and its focus on teaching a skill, one teaching skill at a time, and not on the content of the lesson. It's mean माइक्रो टीचिंग की प्रोसेस में क्लास का साइज, यानी क्लास का आकार छोटा कर दिया जाता है, यानी इस छोटे से आकार में 5 से 10 स्टूडेंट होते हैं। आकार छोटा करने के साथ साथ इसकी टाइम लिमिट्स को भी बांध दिया जाता है, जो कि 5 से 10 मिनट होती है। यानी एक लेसन प्लान या एक मॉडल लेसन प्लान को माइक्रो टीचिंग के प्रोसेस के अंतर्गत हम 5 से 10 मिनट में ख़त्म करना होता है। हम पाठ्यवस्तु का आकार, पाठ्यवस्तु का मैटर ही इतना चुनते हैं जिससे कि वो 5 से 10 मिनट में हम उसे पढ़ा सकें। एक स्किल को एक टाइम में प्रेजेंट करना होता है। इस प्रोसेस में एक समय में बस एक ही टीचिंग स्किल को पढ़ाया जा सकता है। लाइक अगर एक टीचिंग में आप इंट्रोड्यूसिंग स्किल पढ़ा रहे हो तो आप इंट्रोडक्शन स्किल ही पढ़ाएंगे, और अगर आप इलस्ट्रेटिंग स्किल पढ़ा रहे हैं तो वही पढ़ाएंगे। रीइंफोर्समेशन बना रहे हैं तो आप एक टाइम में वही पढ़ाएंगे। यानी एक टाइम में आप 3-4 स्किल्स का यूज़ नहीं कर सकते, वन टाइम में वन स्किल का ही आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम माइक्रो टीचिंग स्टार्ट करते हैं प्लानिंग के साथ। तो हम प्लानिंग में क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर स्किल, आफ्टर दैट प्रेजेंटेशन ऑफ अ मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन लेसन a particular skill, after that observation of the model lesson, and then criticism of a model lesson, and at last preparation of the micro lesson plan. तो माइक्रो लेसन प्लान को सबसे पहले बनाने के लिए हमें एक पर्टिकुलर स्किल को चुनना होता है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक टाइम में एक ही स्किल को हमें डेमोन्स्ट्रेट प्रेजेंट करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम वो स्किल को सेलेक्ट करते हैं जिसे हम प्रेजेंट करना चाहते हैं। फिर हम उस स्किल को मॉडल लेसन प्लान के तहत प्रेजेंट करते हैं, और जो हम प्रेजेंट करते हैं उसका ऑब्जर्वेशन हमारे सुपरवाइजर्स, हमारे पेयर ग्रुप है, हमारे कॉलेज में जो भी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं उनके द्वारा किया जाता है। फिर उनके ऑब्जर्वेशन के बाद वो हमारे लेसन प्लान को क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी जो उसमें गलतियाँ होती हैं, जो उसमें सुधार करने होते हैं,
उसको वो हमें बताते हैं एज अ फीडबैक, और फीडबैक तुरंत दिया जाता है जिससे कि हम दोबारा से माइक्रो लेसन प्लान को फिर से बना सकें और दोबारा टीच कर सकें, फिर से फीडबैक मिले और ये साइकिल दोबारा से चलते रहे। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। The components of micro-teaching are the teacher trainee, students, observers, supervisor, teacher, educator। यानी कंपोनेंट्स क्या होते हैं माइक्रो टीचिंग के, यानी माइक्रो टीचिंग को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। वो है एक टीचर ट्रेनी। सबसे पहले एक टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि जो हमें ट्रेन कर सके माइक्रो टीचिंग में क्या होता है क्या नहीं होता है, इसको ट्रेन करने के लिए। नेक्स्ट 5 से 10 स्टूडेंट, यानी जैसे कि आपको पता ही है कि माइक्रो टीचिंग में पूरी टीचिंग को प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए 5 से 10 मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, तो उतने स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है। और 1 या 2 ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है, और 1 या 2 सुपरवाइज़र, टीचर, एडुकेटर की ज़रूरत होती है, जो कि लास्ट में ये सब मिलके हमें फीडबैक देते हैं क्रिटिसाइज़ करने के बाद, जिससे कि हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और दोबारा से साइकिल तब तक चलता रहे जब तक कि परफेक्टनेस ना आ जाए। जैसे कि अभी आपको ये पिक्चर में शो हो रहा है माइक्रो टीचिंग प्लान। इसमें सबसे पहले हम एक लेसन प्लान को प्लान करते हैं, फिर उसके बाद देखिए प्लान करने के बाद उसको टीच करते हैं, फिर उसके बाद जब हम टीचिंग करते हैं उसके ऑब्जर्वेशन के बाद उसको क्रिटिसाइज़ करके उसमें उसका फीडबैक हमें दिया जाता है, और फीडबैक मिलने के बाद हम उसमें इम्प्रूव करने के लिए फिर से उसको दोबारा प्लान करते हैं, फिर दोबारा से रीटीच करते हैं, फिर उसके दोबारा से रीफीडबैक मिलता है। ये साइकिल तब तक चलता रहता है जब तक कि हम उस पर्टिकुलर स्किल में परफेक्टनेस नहीं ले आते। बात करते हैं अब टीचिंग की। टीचिंग के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन करने वाले लोगों की ज़रूरत मेनली पड़ती है। फॉर द टीचिंग, peer and college supervisors, rating based on frequencies, and it can be recorded in a tape recorder on an video tape। यानी टीचिंग करते वक्त जब हम माइक्रो टीचिंग को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हमारे कॉलेज सुपरवाइजर्स की ज़रूरत होती है, जो कि हमें सुपरवाइज़ करें, हमें ऑब्जर्व करें और हमें फीडबैक दें, और टीचिंग के बाद किस फ्रीक्वेंसी पर हमारी टीचिंग को रेट किया जा रहा है उसका होना आवश्यक है। और जो हमारी टीचिंग होती है उसको किसी टैप रिकॉर्डर या वीडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया होता है, ताकि अपनी टीचिंग के बाद हम खुद उस रिकॉर्डिंग को सुने और सब सुने, जिसके द्वारा ऑब्ज़र्व करने के बाद उसमें हमारे गलतियाँ को हमें बताया जाए और हम खुद अपनी गलतियों को सुन सकें, उसको समझ सकें और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए उसको दोबारा से रिप्लान कर सकें, जिससे कि ये साइकिल हम तब तक चलाते रहें जब तक कि हमारे अंदर उस स्किल को लेकर परफेक्टनेस नहीं आ जाती। बात करते हैं लास्ट जो फीडबैक हमें दिया जाता है। इंडिविजुअल फीडबैक टू स्टूडेंट टीचर्स, इट्स इंक्लूड द टैलीज एंड रेटिंग ऑन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल एंड इट्स इंटरप्रिटेशन अबाउट द परफॉर्मेंस। दिस इज़ द माइक्रो टीचिंग सेटिंग। माइक्रो टीचिंग जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत साइज़ में छोटा, टाइम में छोटा एक माइक्रो टीचिंग है, जिस पे हर चीज़ इसमें कम टाइम के और कम साइज़ में भी छोटी होती है। तो इसमें हर चीज़ को लेके थोड़ा बाउंडेशन होता है। जैसे कि टाइम को लेके देखिए, अगर हम पहला अगर टीचिंग करते हैं तो उसमें वो 5 से 6 मिनट का होना चाहिए। फिर उसके बाद जब फीडबैक हमें दिया जाता है वो भी 5 से 6 मिनट का होना चाहिए। फीडबैक के बाद जब दोबारा से रीप्लानिंग का टाइम होता है, जब हम दोबारा से उस चीज़ को प्लान कर रहे हैं, वो टाइम बस 12 मिनट का होता है। उसके बाद जो रीटीच करते हैं वो भी 5 से 6 मिनट का, फिर जो दोबारा से फीडबैक मिलता है हमें वो भी 6 मिनट का, और ये साइकिल जितने जैसे चलता रहेगा वैसे वैसे ये टाइम ऐड होता रहेगा। अभी ये साइकिल जैसे 2 बार हुआ है तो इसमें टोटल टाइम आपका 36 मिनट आया, और इसमें स्टूडेंट टीचर्स की जो संख्या होती है वो 10 होती है, यानी मैक्सिमम 10 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 1 या 2 सुपरवाइजर्स की ज़रूरत होती है, और 1 या 2 ही पीयर सुपरवाइजर्स या ऑब्जर्वर्स की ज़रूरत होती है। थैंक यू।